नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ जल के फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का किया उद्घाटन। कहा, भारत दुनिया के लिए ऊर्जा जरूरतों की पूरा करने की दिशा में बढ़ रहा है आगे। पीएम ने कहा, हमारा 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य। विकसित भारत विकसित गोवा 2024 के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा को देंगे 1330 करोड़ रुपए से अधिक की शिक्षा, स्वच्छता और पर्यटन से जुड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 किया पेश। विधानसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित। ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा की इजाजत के आदेश को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई आज। हिंदू पक्ष की बाकी तहखानों के एएसआई सर्वे की मांग पर भी होगी सुनवाई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी नेताओं के खिलाफ ईडी की छापेमारी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव और दिल्ली जल बोर्ड के सदस्य शलभ कुमार समेत 12 के ठिकानों पर छापेमारी। और आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना मेजबान दक्षिण अफ्रीका से। रणनीय जीत के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। और अब बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री का ध्यान ऊर्जा आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता हासिल करने पर है। इस दिशा में आज से 9 फरवरी तक गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। ये देश की ऐसी एकमात्र ऊर्जा प्रदर्शनी और सम्मेलन है जो संपूर्ण ऊर्जा मूल्य श्रृंखला को एक मंच प्रदान कर रहा है और भारत के ऊर्जा पारगमन लक्ष्यों के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा। भारत ऊर्जा सप्ताह का प्रमुख उद्देश्य स्टार्टअप को प्रोत्साहन और उन्हें ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में एकीकृत करना है। इस आयोजन में कई देशों के ऊर्जा मंत्रियों सहित इस क्षेत्र से जुड़े 35,000 से अधिक लोगों की भागीदारी हो रही है। कार्यक्रम में 900 से अधिक प्रदर्शक अपनी प्रदर्शनी के साथ भागीदारी कर रहे हैं। इसमें 6 समर्पित देशों कनाडा, जर्मनी, नीदरलैंड, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका के पवेलियन हैं। देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम ने ऊर्जा क्षेत्र में किए गए नवाचारों का प्रदर्शन किया। इसके लिए विशेष मेक इन इंडिया पवेलियन का भी आयोजन किया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत ऊर्जा खपत के मामले में दुनिया का तीसरा बड़ा देश है। भारत में प्रतिदिन मौजूदा दौर में 19 मिलियन बैरल की डिमांड है, लेकिन साल 2045 तक ये दुगनी हो सकती है। भारत अपनी ऊर्जा उत्पादन की क्षमताओं में लगातार वृद्धि कर रहा है और बायोफ्यूल को बढ़ावा दे रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में बायोफ्यूल्स का एडॉप्शन तेजी से बढ़ा है। 10 साल पहले हमारे यहाँ पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग 1.5% के आसपास थी। 2023 में ये 12% से अधिक हो गई है। इससे लगभग 42 मिलियन मैट्रिक टन कार्बन एमिशन घटा है। हम 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करने के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। आप में से कई लोग जानते होंगे, पिछले इंडिया एनर्जी वीक के दौरान ही भारत ने 80 से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स पर 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग की शुरुआत की थी। अब हम देश के
9,000 आउटलेट पर यही काम कर रहे हैं। पीएम ने बताया कि भारत 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य के साथ चल रहा है, जबकि दुनिया में कार्बन उत्सर्जन के मामले में भारत का स्थान चौथा ही है। प्रधानमंत्री ने समृद्ध भविष्य और सुरक्षित पर्यावरण की दिशा में योगदान के लिए सबका आह्वान किया। ये आयोजन इंडिया विद द वर्ल्ड एंड इंडिया फॉर द वर्ल्ड इस भावना का प्रतिबिंब है और इसलिए ये मंच आज एनर्जी सेक्टर से जुड़े विचार विमर्श और अनुभवों को साझा करने का मंच बन गया है। आइए एक दूसरे से सीखने पर, तकनीक की साझेदारी पर और सस्टेनेबल एनर्जी के नए रास्तों को तलाशने पर एक साथ आगे बढ़ते हैं। Let us learn from each other. Let us collaborate on cutting edge technologies and let us explore avenues for sustainable energy development. हम एक साथ मिलकर एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जो समृद्ध भी हो और जिसमें पर्यावरण का संरक्षण भी हो सके। इस मौके पर केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए विकास केंद्र और वैश्विक ऊर्जा के लिए मांग केंद्र बन रहा है। Honorable Prime Minister, under your leadership, India is becoming the growth center for the global economy and the demand center for global energy. Reflecting this position, in just 2 years, the India Energy Week has become a prominent date on the global energy calendar. Seeing the turbulence in the last 2 years, India, through its market processes and otherwise, has sought to play the role of a unifier in the global energy market. We need to come together and join hands in defining an energy agenda which is inclusive, market-driven and climate-sensitive. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में ओएनजीसी सी सर्वाइकल सेंटर का उद्घाटन किया। ओएनजीसी सी सर्वाइकल सेंटर वैश्विक मानकों के अनुरूप एक अद्वितीय समुद्री सर्वाइकल प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। इसमें 10,000 से 15,000 कर्मियों को वार्षिक प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। इससे खराब मौसम की स्थिति में नियंत्रित अभ्यास से प्रशिक्षुओं के समुद्री जीवन कौशल में वृद्धि होगी और संभावित आपदाओं से सुरक्षित रहने की संभावना बढ़ जाएगी। पीएम मोदी ने इस केंद्र की विशेषताओं का अवलोकन किया और कर्मियों से जानकारी ली। और इसके बारे में और बात करेंगे और ज़्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं। आर रश्मि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो टेरी की प्रतिष्ठित फेलो हैं। रश्मि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मिड डे प्राइम में। सबसे पहला सवाल यही, जिस तरह से देश और दुनिया में ऊर्जा की मांग बढ़ रही है, उसमें ये ऊर्जा सप्ताह एक कितना बड़ा मंच कैसे साबित होगा? सबसे पहले तो धन्यवाद अपने शो में मुझे शामिल करने के लिए। भारत ऊर्जा का बहुत बड़ा एक खपत वाला देश है। इनफैक्ट चीन और यूएस के बाद नंबर आता है हमारा। तो ऊर्जा की खपत तो बढ़ रही है, हमारे देश में एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है लगातार, और साथ साथ हमें 2070 तक नेट जीरो कार्बन के लक्ष्य को भी हासिल करना है। तो ये दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने, और विश्व के सामने भी चुनौती है, क्योंकि विश्व के। और आप हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन इस वक्त हम आपको ले चलते हैं बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और ड्रामा जो है वो घंघोर है और इनकी जो मैनेजमेंट की व्यवस्थाएं हैं वो कमज़ोर हैं, जिसका एक दृश्य कल भी देखने को मिला कोर्ट कचहरी के अंदर, कि कोर्ट ने कहा कि 6 सीटी स्कैन की मशीन्स हैं दिल्ली में 3 करोड़ की आबादी पर, और जब एफिडेविट को चेक किया गया तो वो एफिडेविट भी झूठा पाया गया। लगातार वो लोग जो ईमानदारी कट्टर ईमानदार कहकर अपनी जगह पर बनाए थे और वायदा किया था, वही लोग कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की परिभाषा बन गए हैं।
और ऐसा हमें लगातार देखने को मिल रहा है। और वो चाहे अगर मैं आज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, जल बोर्ड की बात करूं, 5 समन ईडी के अवॉइड किए गए हैं और उन 5 समन्स के जाने के बावजूद भी ये व्यक्ति जो है ईडी के आगे नहीं गए और किसी भी स्वास्थ्य सेवाएं जो है किसी भी राज्य की रीढ़ की हड्डी होती हैं और ऐसी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने की बजाय लगातार बर्बाद करने का काम किया। अभी तक शराब घोटाले में जहां पर 2000 करोड़ 2500 करोड़ से ज़्यादा जो है वो ईडी ने आकलन किया है कि पैसा जो है वो चुराया गया है देश का। अभी उस पर जिक्र ही चल रहा था और ईडी के समन्स का जवाब नहीं दिया जा रहा था तो जल बोर्ड के अंदर घोटाला सामने आया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर घोटाला सामने आया। और अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो नंबर ऑफ बेड्स इन्होंने वायदा किया था 30,000 बेड्स बनाने का, वो कोई बेड सामने नहीं है। इन्होंने वायदा किया था कि इंश्योर करेंगे कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं 5 बेड प्रति 1000 लोगों के ऊपर, वो 2.5 बेड भी प्रति 1000 लोगों के ऊपर नहीं है। जो वायदा किया था कि 900 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनाए जाएंगे, वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर तो बंद हो गए हैं और काफ़ी सारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बंद हो गए हैं और जो संख्या है वो कहीं 200-300 के आसपास पहुंची हुई है। और जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर की जगह पर सब हेल्थ सेंटर्स के नाम पे वो मोहल्ला क्लिनिक जो है वो बनाए गए और एक एक जो टिन शेड कहूंगी मैं, जो माचिस की डिब्बियों के बराबर जो इन्होंने पोटा कैबिन बनाए हैं, वो भी 50-50 लाख 40-45 लाख का एक एक खर्चा इन्होंने बताया है। जो सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट स्कीम थी ड्रग्स की, वो ड्रग के प्रोक्योरमेंट में बात हुई थी पारदर्शिता की, ट्रांसपेरेंसी की, वहां पर सबसे ज्यादा घोटाला जो है वो उसमें पाया गया सीपीए के अंदर और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर ऑडिट की रिपोर्ट है, वो भी काम इन्होंने ठीक से नहीं किया है। बजटरी एलोकेशन जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की है वो भी आप सब जानते हैं कि उसमें भी गड़बड़ है, पर क्योंकि ये मामले अभी कोर्ट कचहरी के आगे हैं, झूठा एफिडेविट इन्होंने फाइल किया है, तो एक नया घोटाला सामने आता है, जल बोर्ड का घोटाला, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का घोटाला। और इनके जो आज ईडी ने काम किया है, जो आप ही लोगों के माध्यम से जो हमारे सामने कुछ डिटेल आई है, उस डिटेल में यही पता चला है कि इनके 2 लोग जिसमें विभव कुमार और शलभ कुमार, साथ में एनडी गुप्ता जो ट्रेजरर हैं आम आदमी पार्टी के, ऐसे कई लोगों के यहाँ लोकेशंस में दिल्ली जल बोर्ड संबंधित और ईडी संबंधित घोटाले में इनके यहाँ पर रेड्स जो हैं वो चल रही हैं। और जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं वैभव कुमार दिल्ली मुख्यमंत्री के, वही इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन्वॉल्व हैं। मैं आपके माध्यम से ये बात बताना चाहती हूँ और दिल्ली की जनता को खास तौर पर कि 5 समन आ चुके हैं। 5 समन्स में से एक भी इन्होंने अटेंड नहीं किया है और लगातार झूठ की व्यवस्था इन्होंने कायम की है। और एक ही प्रश्न है कि जब आतिशी मरलेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, वो तमाम इधर उधर की बात जरूर कर रही हैं, लेकिन ये नहीं बता रही कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सम्मन के जवाब में ईडी के सामने कौन सी तारीख को कितने समय पर पेश होने जा रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं ये प्रश्न सीधे तौर पर करी हूं कि व्हेन आर यू गोइंग टू प्रेजेंट योरसेल्फ बिफोर द ईडी। और सीटी स्कैन के बारे में मैंने बताया कि 3 सीटी स्कैन हैं दिल्ली के 3 करोड़ लोगों के ऊपर। स्कूलों के अंदर टीचर्स नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं है, बेड्स यहाँ पर नहीं है, तो पूरी दिल्ली को वेंटिलेटर पर, व्यवस्था को वेंटिलेटर पर डालने का काम जो है वो केजरीवाल ने किया है। और जो लोग वायदा करके आए थे कि हम सबसे ज्यादा ईमानदार, कट्टर ईमानदारी का वायदा करने वाले लोगों ने आज कट्टर बेईमान लोग कौन होते हैं उसको परिभाषित कर दिया है। अनंत सूत्र, एक तरफ सिविलाइजेशन का, सभ्यता का हम वो बातें करते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने
ड्रामा, भ्रष्टाचार, झूठ का जो अनंत सूत्र तैयार किया है, वो लगातार दिल्ली की जनता और देश की जनता जो है उससे परिचित हो रही है. Friends, I'm here to bring to notice couple of things, that health infrastructure of any state is actually the backbone of a state, because people's health is imperative. Considering all the efforts central government is making, Delhi government is falling short of its efforts, and they have put the entire governance model on the ventilator. Delhi's governance model is basically has been put on the ventilator. ED has summoned fifth time the Chief Minister of Delhi, and after his summons, avoiding summons for the fifth time, my straight question is, when a minister like Atishi Marlena comes and holds a press conference and does every other thing, asks questions of all kinds, but refuses to answer as to on which date, at what time, Chief Minister of Delhi Arvind Kejriwal is going to present himself before the ED, because he is avoiding. तो बीजेपी की प्रेस वार्ता का सीधा प्रसारण आप देख रहे थे, जिसमें बीजेपी ने आप पर सीधा सीधा सवाल दागा है भ्रष्टाचार को लेकर, और दिल्ली के मुख्यमंत्री से ये भी सवाल किया है कि कब वो ईडी के समन पर अपने आप को पेश करने जा रहे हैं. इसके साथ ही बहुत से जो बातें हैं भ्रष्टाचार को लेकर वो इस प्रेस वार्ता में कही गई है, और कई सवाल जो हैं वो आम आदमी पार्टी के समक्ष उठाए गए हैं. और अब ले चलते हैं आपको अपनी पूर्व खबर की ओर. इंडिया एनर्जी वीक 2024 जिसका आज प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, किन मायनों में ये महत्वपूर्ण है? ऊर्जा को लेकर, ऊर्जा के आदान प्रदान को लेकर, अनुभवों को लेकर, और ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने को लेकर, और उसमें भारत की भूमिका को लेकर. और इसी के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं. आर रश्मि हमारे साथ जुड़े हुए हैं. रश्मि जी, आपके पास एक बार दोबारा आना चाहेंगे. दोबारा आपसे वही सवाल, एक तो कितना महत्वपूर्ण ये मंच है, और इसके साथ ही जहां पर 17 से अधिक देशों के जो ऊर्जा मंत्री हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं, किस तरह से इस क्षेत्र में जो अनुभवों का आदान प्रदान है वो आगे बढ़कर जो ऊर्जा की बढ़ती ज़रूरतें हैं उसके लिए बेहद अहम साबित होने वाला है? तो जैसा मैं कह रहा था, ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संस्था ने भी ये इंगित किया है अपनी रिपोर्ट में, पिछले साल की रिपोर्ट में, कि भारत ऊर्जा की खपत वाला सबसे बड़ा देश बनने वाला है. इनफैक्ट ऊर्जा की खपत की जो रफ्तार है भारत में वो सबसे तेज है विश्व में. इसलिए करीब अगले 20 से 30 सालों में ऊर्जा की कुल खपत हमारे यहाँ 3 गुनी से 4 गुनी होने वाली है. इसमें तेल का बहुत बड़ा शेयर है. अभी हम कोयले से बिजली का उत्पादन करते हैं लगभग, और साथ साथ जितना हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और बाकी आवश्यकताएं हैं वो तेल से पूरी होती हैं. लेकिन तेल के मामले में हम बिल्कुल इंपोर्ट पर आधारित हैं. इसीलिए प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता की बात की है. तो ये जो 20% ब्लेंडिंग के बाद हमारे यहाँ जो हो रही है इथेनॉल से पेट्रोल और डीजल में, वो इसीलिए है कि हम जो $55 बिलियन करीब हर साल जो इंपोर्ट करते हैं तेल, उसमें अगर हम 20% की ब्लेंडिंग कर पाएं तो करीब $4 बिलियन की बचत होती है. तो ऊर्जा की खपत में हमें एक तरह से बदलाव लाना है, क्योंकि हमें 2070 तक नेट कार्बन इकोनॉमी को भी हासिल करना है. तो ये 2 बड़े लक्ष्य हैं हमारे यहाँ. ऊर्जा की खपत को बढ़ाना भी है, क्योंकि हमें अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की और अपनी अर्थव्यवस्था की प्रगति की गति को बढ़ाना है, और साथ साथ नेट जीरो इकोनॉमी भी स्थापित करनी है. तो ये इंडिया एनर्जी वीक इन सारी चुनौतियों के बारे में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है बहस का और डिस्कशन का, जिसमें भारत के साथ साथ विश्व के बड़े बड़े राजनीतिक नेता शामिल हैं. क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का मामला है. इसमें सिर्फ एक देश अकेले काम नहीं कर सकता, क्योंकि ऊर्जा की खपत भारत में तो होती ही है, बाकी बड़े बड़े देश भी हैं, उत्पादक भी हैं और कंज्यूमर्स भी हैं. तो इन सब का एक मिला जुला चिंतन होना चाहिए, और इसीलिए इंडिया एनर्जी वीक बहुत महत्वपूर्ण है. एक और महत्वपूर्ण सवाल ये आ जाता है कि किस तरह से जो ऊर्जा की खपत में आप बदलाव की बात कर रहे हैं वो, और ऊर्जा के जो वैकल्पिक स्रोत हैं वो किस तरह से एक्सपेरिमेंट से, एक दूसरे के अनुभवों से विकसित किए जा सकते हैं या फिर अमल में लाए जा सकते हैं? जी, इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बहुत आवश्यक है. ग्लोबल अलायंस बहुत आवश्यक है. आपको याद होगा G20 की जब मीटिंग हुई थी पिछले साल, तो उसमें भारत ने हाइड्रोजन और बायोफ्यूल दोनों के बारे में एक
ग्लोबल इनिशिएटिव स्थापित किया, एक ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस स्थापित किया गया है जिसमें कई देश शामिल हैं। एक हाइड्रोजन मिशन हमारे यहाँ पहले से चल रहा था, उस पर भी उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। तो ये ऑल्टरनेटिव नए नए फ्यूल्स हैं जो हमारे अभी फॉसिल फ्यूल पर आधारित जो तेल हैं और ऊर्जा के स्रोत हैं उनको रिप्लेस करने की तैयारी है। लेकिन इसके लिए बिना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के, बिना इंटरनेशनल अलायंस के, टेक्नोलॉजी के मामले में भारत में इनोवेशन तो चल रहा है, लेकिन भारत से कई देश बहुत आगे हैं और उनकी तकनीकी सहायता, उनका समर्थन, उनकी वित्तीय और तकनीकी सहयोग से ही असंभव है। बिल्कुल, इसकी कितनी कुछ संभावना देखते हैं, जबकि तमाम विश्व की नज़रें आज अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन के लिए भारत पर लगी रहती हैं। और जिस तरह से मेक इन इंडिया का भी एक अलग स्टॉल वहाँ पर लगाया गया है, प्रधानमंत्री ने भी कहा है इंडिया विद द वर्ल्ड, इंडिया फॉर द वर्ल्ड, किस तरह से देखते हैं? हाँ, आत्मनिर्भरता बहुत आवश्यक है और इसके लिए हमें अपने बायोफ्यूल प्रोडक्शन को बढ़ाना है। हमारे यहाँ तेल के साधन बहुत कम हैं हमारी ऊर्जा की आवश्यकता के मुताबिक, इसलिए हमें बायोफ्यूल की तरफ बढ़ना है। एक वैकल्पिक स्रोतों का उत्पादन बढ़ाना है। तो हाइड्रोजन, बायोफ्यूल और साथ साथ एनर्जी स्टोरेज की जो टेक्नोलॉजीज हैं उस पर भी हमें काम करना है। तो ये एनर्जी वीक जो है इसमें तेल के जो उत्पादक और कंज्यूमर देश हैं वो शामिल हैं। इसमें सारा ध्यान जो है तेल के वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान इस पर दिया जा रहा है। तो उसमें हाइड्रोजन और बायोफ्यूल का बहुत बड़ा रोल है और इस पर टेक्नोलॉजी और फाइनेंस और नए नए जो इनोवेशंस हैं उस पर चर्चा हो रही है। बहुत शुक्रिया आर रश्मि जी तमाम जानकारी के लिए। और मिड डे प्राइम में लेते हैं एक ब्रेक, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बोला आप कौन? अरे वो सब छोड़ो, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट स्कीम आई है। आज 2000 डालोगे, कल 4 मिलेगा, परसों 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। लिंक भेज दिया, जल्दी क्लिक करो। यूपीआई कहता है इन फर्जी इन्वेस्टमेंट वाले स्कीमों में ना फंसो, अपने पैसे का ध्यान खुद रखो। क्या समझे? क्या समझेंगे, आप ही समझा लीजिए, हम क्या समझेंगे। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाएं। लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। कुछ महीने पहले मेरे दोस्त की हेल्थ अचानक खराब हुई और कुछ दिनों में ही उसकी डेथ हो गई। उसने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था। मैंने पॉलिसी बाजार को कांटेक्ट किया, उनकी टीम ने क्लेम दिलाने में उसकी पेरेंट्स की पूरी हेल्प की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। के बाद फिर से आपका स्वागत है और आपको बता दें मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। हरदा के बैरागढ़ क्षेत्र में स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में धमाके की खबर है। फैक्ट्री से लगातार ब्लास्ट हो रहे हैं। 2 दर्जन से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों में से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। हरदा की घटना को लेकर मुख्यमंत्री ने तुरंत एक बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए मंत्री उदय प्रताप सिंह, एजीएस अजीत केसरी, डीजी होमगार्ड अरविंद कुमार को हेलीकॉप्टर से जाने के निर्देश दिए। भोपाल और इंदौर में मेडिकल कॉलेज और एम्स भोपाल में बर्न यूनिट को आवश्यक तैयारी करने को कहा। इंदौर और भोपाल से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भेजी जा रही हैं। घायलों में से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। हरदा में
एक पटाखा फैक्ट्री में लगातार जो धमाके हो रहे हैं और मुख्यमंत्री ने इसे लेकर एक बैठक बुलाई है और वरिष्ठ अधिकारियों को घटनास्थल पर जाने के निर्देश दिए हैं। एम्स भोपाल में बर्न यूनिट को आवश्यक तैयारी करने के लिए भी कहा गया है। इंदौर और भोपाल से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां रवाना कर दी गई हैं। भाजपा नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरदा हादसे पर दुख जताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर से इस हृदय विदारक हादसे में फंसे सभी नागरिकों की कुशलता तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। तो हरदा में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट की घटना और इसमें त्वरित कार्रवाई राज्य सरकार के द्वारा की गई है। एक मीटिंग बुलाई गई और तमाम अधिकारियों को तत्काल घटनास्थल पर रवाना होने के निर्देश दिए गए हैं। और अधिक जानकारी के लिए हम बात करते हैं भोपाल में मौजूद हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव से। आदित्य, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री ने तुरंत मीटिंग बुलाई, इसके बाद क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं और इससे जो ये आकस्मिक घटना हुई है, एक दुखद घटना है, इससे निपटने के लिए क्या तैयारियां वहां पर राज्य सरकार की हैं? देखिए, हृदय विदारक घटना है और इस घटना ने आसपास के लोग जो जहां ये ब्लास्ट हुआ है, बैरागढ़ इलाका है, मगरदा रोड कहा जाता है और वो बैरागढ़ इलाके में ये पूरी फैक्ट्री थी, वहां पर ये ब्लास्ट हुआ है। और बताया जा रहा है कि आसपास में जो मजदूर वहां काम करते थे उनके घर भी थे और ब्लास्ट इतना तेज था कि उन घरों की दीवारों में भी दरारें आ गई हैं और दूर तक जो है लोग फेंकाते हुए दिखाई दिए हैं। सरकार की अगर बात करें तो भोपाल में चूंकि उस वक्त कैबिनेट की बैठक चल रही थी और मुख्यमंत्री ने तुरंत जैसे ही उनको जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत स्थानीय प्रशासन से, कलेक्टर से फोन पर बात की, जानकारी ली और उसके बाद बैठक के बीच में ही प्रद्युम्न सिंह तोमर जो ऊर्जा मंत्री हैं, राव उदय प्रताप सिंह, उन दोनों को वहां रवाना होने के लिए कहा है। एसीएस होम को भी कहा है कि आप तुरंत जाइए और हेलीकॉप्टर के जरिए बल्कि आप पहुंचिए ताकि जल्दी आप वहां पहुंच सकें और घटना किस तरह की हुई है उस पर एक रिपोर्ट सबमिट की जाए। घायलों की अगर बात की जाए तो रमा अब 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के घायल होने की सूचना जो है वो फिलहाल मिल रही है और कई जनहानि की खबर भी मिल रही है, लेकिन हालांकि अभी उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कोई प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हैं या जो आसपास के लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि कुछ लोगों की जान भी जो है वो इस हादसे में गई है। कारण क्या है? क्या ये फैक्ट्री अवैध बताई जा रही है और रहवासी इलाके में दरअसल ये फैक्ट्री चल रही थी और जो नहीं होना चाहिए था, नियमों के मुताबिक ये गलत था। लिहाजा अगर देखा जाए तो फिलहाल जो घायल गंभीर रूप से हैं उनको रेफर करने की प्रक्रिया जो है वो फिलहाल हरदा जिला अस्पताल तो उनको ले जाया गया, लेकिन उसके बाद इंदौर में जो एमवाई अस्पताल है वहाँ कलेक्टर इंदौर जो है वो तुरंत पहुंच गए हैं, वहां पर व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। और भोपाल एम्स की अगर बात करें तो यहाँ पर बर्न यूनिट को सतर्क कर दिया गया है ताकि एयरलिफ्ट करके अगर घायलों को लाया जाए तो उनका इलाज जो है वो तुरंत हो सके। बहुत दुखद घटना है और हर ओर जिसे अगर कहें तो एक दुख का माहौल फिलहाल देख सकते हैं। बिल्कुल आदित्य, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 पेश किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भारत के संविधान की एक कॉपी के साथ सदन में पहुंचे। सदन में पहुंचने के बाद सीएम ने समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक 2024 पेश किया। विपक्ष ने सदन में व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कल से यूसीसी पर चर्चा शुरू करने और यूसीसी विधेयक के अध्ययन के लिए समय की मांग की। विपक्ष ने सदन में व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कल से ही यूसीसी पर चर्चा शुरू करने और यूसीसी विधेयक के अध्ययन के लिए समय की मांग कर दी। हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मुख्यमंत्री धामी ने बिल पेश करने से पहले कहा कि इस बिल में सभी धर्मों और सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। समान नागरिक संहिता पर ड्राफ्ट लाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। पूरे देश की निगाहें उत्तराखंड की तरफ हैं। समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 मई 2022 को जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 पेश कर दिया है। इस पर दूरदर्शन संवाददाता शैलेंद्र मिश्र से बात करते हुए पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद तीरथ सिंह रावत हमारे साथ हैं। सर, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लेकर विधेयक पेश हुआ,
देखिए, आज इस बात की खुशी है कि उत्तराखंड पहला राज्य होगा जो कि यूसीसी बिल को विधानसभा के अंदर पास होगा। 3 दिन पहले कमेटी ने रखा था। कमेटी ने पूरा सभी समुदायों से लेकर पूरे उत्तराखंड से सभी जिलों से एक पूछते हुए और बातचीत करते हुए और ड्राफ्ट तैयार किया। और मैं कह सकता हूँ देश हित में, राष्ट्र हित में ये यूसीसी बिल जो आ रहा है। विपक्ष साथ देता दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस पार्टी चुप है। तमाम जो एनडीए गठबंधन के सहयोगी हैं वो भी स्वागत नहीं कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। उत्तराखंड में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और दूसरा विषय मेरा है कि जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं वो राजनीतिक बात कर रहे हैं, वो हल्की बात कर रहे हैं। लोगों ने भ्रमित करने का भी काम कर रहे हैं कि साहब धर्म आड़े आएगा, पूजा पद्धति पे आपका आड़े आएगी। ये कहीं उसमें उल्लेख नहीं है। आप अपने धर्म के अनुसार, आप अपनी पूजा पद्धति के अनुसार अपना पूजा पाठ कर सकते हैं। मोदी जी का जो विजन है सबका साथ सबका विकास, तो जब ये बात होती है तो क्यों नहीं फिर सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। उत्तराखंड में जो समान नागरिक संहिता को लेकर बिल आया है उस पर बात कर रहे थे कैमरामैन एसपी दुबे के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और देहरादून से हमारे संवाददाता अवधेश नौटियाल हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। अवधेश, आपके पास आना चाहेंगे। सबसे पहला सवाल यही है कि जो विपक्ष का ये हंगामा देखने को मिला इतने महत्वपूर्ण बिल को लेकर, इसकी क्या वजह आप पाते हैं? देखिए, बिल्कुल विपक्ष को लगता है कि विपक्ष जानता है कि धामी सरकार जो यूसीसी लेकर आएगी तो कहीं ना कहीं इसके दीर्घकालिक परिणाम देखने को आएंगे। अब तमाम देहरादून जो उत्तराखंड की बात करूं तो यहाँ नगर निकाय चुनाव है, फिर पंचायत चुनाव है, उससे पहले लोकसभा चुनाव है। तब तमाम कहीं ना कहीं विपक्ष को भी लगता है कि ये जो धामी सरकार ने किया है, ये कहीं जो देश का जो पहला राज्य बन रहा है तो इसका सारा श्रेय मिलेगा और कहीं इस जो आने वाले चुनावी वर्ष है इसमें बीजेपी को इसका लाभ मिल सकता है। तो विपक्ष जो है खुलकर इसका विरोध भी नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है। उसका सवाल खड़े करने का जो पहला पॉइंट है वो कहना चाह रहा है कि जो ये 202 पेज का जो बिल है, इस 202 पेज के बिल को पढ़ने के लिए 2 घंटे का समय पर्याप्त नहीं है। पहले सभी विधायकों को पर्याप्त समय दिया जाए ताकि इसका बारीकी से अध्ययन कर सकें, क्योंकि बिल के साथ साथ जो संविधान से जहां से ये उठाए गए हैं तो हमें संविधान की पुस्तक भी पढ़नी पड़ेगी। तो 2 घंटे का समय हमारे लिए पर्याप्त नहीं है इसके अध्ययन के लिए, जो मेन है। और दूसरा उसका कहना है कि जब ये सत्र पुराने सत्र के साथ ही चल रहा है कि जो पूर्व में दिसंबर बाद जो सत्र हुआ था उसी सत्र को आपने आगे बढ़ाया है, तो इसमें प्रश्नकाल भी होना चाहिए ताकि जो विधायकों की जो स्थानीय जो अपनी क्षेत्रीय समस्या है अपनी विधानसभा की वो भी आ सके। तो इन दो मुद्दों को लेकर जो सुबह जो हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने तमाम जो नियमों की बात की। उसके बाद जब बिल टेबल हुआ फिर जो है 2 बजे तक का टाइम विधायकों को दिया गया है। अभी भी जो विपक्ष के तमाम जो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हैं, प्रीतम सिंह है, भुवन कापड़ी, तमाम विधायकों से हमारी बात हुई है। उनका अभी कहना है कि जो 2 घंटे का समय है 2 पेज को पढ़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। जब दोबारा विधानसभा 2 बजे स्टार्ट होगा, सदन की कार्रवाई शुरू होगी, तो हम दोबारा से इस मांग को करेंगे कि इसको पढ़ने के लिए समय दिया जाए ताकि जब हम इसका व्यापक अध्ययन कर लें उसके बाद हम पॉइंट आउट करके इस पर चर्चा हो सके। तो विपक्ष का आरोप है कि सरकार जो है जल्दबाजी में करे, लेकिन सरकार का कहना है कि जो जितने भी पॉइंट हैं वो सारे वैलिड पॉइंट हैं। जो आर्टिकल 40 है हमने उसका अध्ययन और तमाम चीजों को लिया गया है। अब हमने तमाम जो 2,32,000 से अधिक लोगों की इसमें राय ली गई, यानी उत्तराखंड की बात करें 10% जनता की इसमें राय ली गई हर चीज का, तो हमने बारीकी से अध्ययन किया है। अभी इस पर 2 बजे से इस पर चर्चा स्टार्ट होगी, लेकिन विपक्ष जो है इसका समय बढ़ाने की मांग 2 बजे करेगा। बिल्कुल अवधेश, विपक्ष की इस पर राजनीति की पुष्टि इस बात से भी हो जाती है कि बहुत पहले से ही ये बात सामने आ रही थी कि मुख्यमंत्री धामी इसे जो राज्य विधायिका है उसके अंदर पेश करेंगे और उसके बाद जो है इस पर कार्रवाई होगी। लेकिन और समय की मांग करना, क्या इस समय को आगे बढ़ाना है या क्या इसमें विपक्ष देखता है कि अगर बीजेपी को फायदा मिल जाता है और उनको नुकसान होगा? देखिए, विपक्ष जानता है कि अगर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करेगा तो एक बड़ा तबका है वो ये संदेश भी नहीं देना चाहता कि वो विरोध कर रहा है, क्योंकि तमाम बार हमने जब विपक्ष के नेताओं से बात की और जानकारी चाहिए अलग अलग उस तौर पर भी सबसे बात करके, लेकिन खुलकर किसी ने इसका विपक्ष के लिए जो है ये गर्म दूध की तरह हो गई कि ना अगर गर्म दूध आ जाए तो ना वो घूटा जा रहा ना वो थूका जा रहा है, यानी विपक्ष करे तो करे क्या। तो विपक्ष के पास एक ही चीज रह गई कि वो चाह रहा है कि इसका समय बढ़ाया जाए ताकि उनको अध्ययन के लिए मिल सके, क्योंकि विपक्ष खुलकर इसका विरोध नहीं कर रहा है।
विपक्ष के किसी भी विधायक ने इसके विरोध की बात नहीं कही है। हर विधायक यही कह रहा है कि हमें इसको अध्ययन के लिए समय चाहिए, क्योंकि जो 2 घंटे का समय है वो बेहद कम है। थोड़ा विस्तार से हम इसको पढ़ें, 202 पेज हिंदी में और 192 पेज इसके अंग्रेजी में है, उनको पढ़ने के लिए व्यापक समय चाहिए, ताकि जो जो चीजें इसके अंदर आ गई हैं, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप की बात हो, चाहे वो जो बच्चों की कस्टडी की बात हो, चाहे वो लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने की बात हो, चाहे वो महिलाओं के अधिकार की बात हो, तो तमाम चीजों को जो है हम उसकी स्टडी कर सकें और उस पर एक सार्थक चर्चा हो। तो कुल मिलाकर विपक्ष जो है फंसा हुआ है और सरकार के पास बहुमत भी है। सरकार चर्चा चाहती है और सरकार चाहती है कि इसमें आज 2 बजे से और कल इसमें विस्तार से चर्चा हो और उसके बाद ये विधेयक जो है सदन से पास होकर के इसको राज्यपाल के पास भेज दिया जाए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं विपक्ष के गले की फांस जो है ये दिखाई दे रहा है। अवधेश, नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने आज छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार और राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता के घर पर छापेमारी की। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी छापेमारी कर रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार और आम आदमी पार्टी से जुड़े अन्य लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की। तो आप नेताओं पर ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और लगातार ये छापेमारी चल रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के ठिकानों पर ईडी की आज सुबह से ही छापेमारी हो रही है। हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने मौके से जायजा लिया। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब मनी लॉन्ड्रिंग के तहत प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के यहाँ छापेमारी की कार्रवाई की है। ईडी की माने तो 12 से ज़्यादा अभी भी छापेमारी की कार्रवाई दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में चल रही है, जो आम आदमी पार्टी के नेताओं से जुड़े हुए स्थान है। अगर हम बात करें कि मुख्यमंत्री के निजी सचिव, उनके यहाँ पर भी प्रवर्तन निदेशालय की टीम पहुंची है और उनके घर और ऑफिस में भी छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सदस्य, उनके घर और ऑफिस में भी प्रवर्तन निदेशालय की टीम पहुंची है। और इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद एनडी गुप्ता, जिनका घर फिरोजशाह रोड के पास स्थित है, वहाँ पर भी आम आदमी पार्टी के ऊपर प्रवर्तन निदेशालय की जो टीम है वो छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। ये बात निकलकर सामने आई है कि बड़े पैमाने पर पैसे का हेरफेर किया गया था। आपने देखा होगा कि इससे पहले भी शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के ऊपर ईडी का शिकंजा कसा हुआ है। अरविंद केजरीवाल को कई सारे सम्मन दिए गए, लेकिन उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं हो रहे हैं और नए नए जो बहाने हैं अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय के सामने रख रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको राजनीतिक द्वेष के तहत फंसाया जा रहा है या उनके ऊपर कोई भी करप्शन का मामला नहीं है। लेकिन यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल के सहयोगी और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, वो इस समय जेल में है और उनकी जमानत याचिका अभी तक नहीं हो पाई है। और इसके अलावा अगर आप देखें संजय सिंह, वो भी इसी मामले में जेल में, उनकी भी जमानत याचिका अभी तक न्यायालय ने स्वीकार नहीं की है। तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी कितनी बड़ी मुश्किलों में इस समय जाती हुई प्रतीत हो रही है, क्योंकि दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने भी उनसे पूछताछ की है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाया था कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दिल्ली की क्राइम ब्रांच के सम्मनों का जवाब भी आम आदमी पार्टी ने नहीं दिया है। अब एक नए मामले के तहत प्रवर्तन निदेशालय आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर छापेमारी की कार्रवाई कर रही है, जो अभी भी चल रही है। नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, राजधानी नई दिल्ली में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। दिल्ली पुलिस ने रेलवे स्टेशन से जम्मू कश्मीर के आतंकी रियाज अहमद को गिरफ्तार किया है। रियाज पहले भारतीय सेना में था और जनवरी 2023 में रिटायर हुआ था। इस पर पाकिस्तान में बैठे आतंकियों से हथियार मंगाने और आतंकी साजिश का आरोप है। इसके 3 साथियों को कुपवाड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन ये फरार चल रहा था। तो ये बड़ी सफलता दिल्ली पुलिस की, जम्मू कश्मीर के आतंकी रियाज अहमद को गिरफ्तार किया गया है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता दिल्ली पुलिस की कहलाई जाएगी, क्योंकि पुलिस ने रेलवे स्टेशन से आतंकी रियाज अहमद को गिरफ्तार किया है। तो एक बड़ी सफलता। और दिल्ली पुलिस की सफलता और ईडी की छापेमारी, इन दोनों विषय पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और आपसे ये जानना चाहेंगे कितनी बड़ी सफलता दिल्ली पुलिस की कही जाएगी जम्मू कश्मीर के आतंकी रियाज अहमद को गिरफ्तार करने की।
देखिए, इस लिहाज से बड़ी सफलता है रमा कि ये जो व्यक्ति है ये सेना में शामिल रहा है। सेना की तमाम जानकारियां इसके पास रहती थी। हालांकि ये सेना से रिटायर हो गया। इसके 3 साथियों को पिछले साल कुपवाड़ा में गिरफ्तार किया था। तब से ही ये फरार चल रहा था। कुपवाड़ा का ही रहने वाला है ये। और इसके ऊपर ये कह सकते हैं कि लश्कर तोयबा की ये जिम्मेदारी थी आतंकवादी संगठन की कि सीमा पार से जो हथियार गोला बारूद आता था उसको ये पास कराता था और पास कराने के बाद आतंकवादियों तक उस गोला बारूद को पहुंचाता था। अब ये आतंकवादी जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है तो सुबह दिल्ली पुलिस को जैसे ही जानकारी मिलती है दिल्ली पुलिस इसको गिरफ्तार करती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये दिल्ली के अंदर क्या करने के लिए आ रहा था। क्या दिल्ली के अंदर अपने जो साथी हैं उनसे ये मिलने के लिए आ रहा था और दिल्ली के कोई बड़ी आतंकी वारदात है उसको अंजाम देने की फिराक में था। इसके पास से एक मोबाइल बरामद हुआ है और मोबाइल के अलावा एक अतिरिक्त सिम बरामद हुआ है। दिल्ली पुलिस अभी इससे लगातार पूछताछ कर रही है। चूंकि महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है रमा क्योंकि गोला बारूद की सप्लाई की जिम्मेदारी इस व्यक्ति के ऊपर थी, रियाज अहमद। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर जो स्लीपर सेल है या दूसरे आतंकवादी छुपे हुए हैं उनको संपर्क में लाकर उनको कहीं गोला बारूद पहुंचाने का काम तो नहीं कर रहा था। इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस अब इससे ले रही है। तो इस लिहाज से ये बड़ी खबर है और कह सकते हैं कि एक बड़ी सफलता दिल्ली पुलिस को मिली है इस आतंकवादी को गिरफ्तार करके। रमा, बिल्कुल, इंटेलिजेंस और दोनों जो स्टेट हैं, दोनों राज्य हैं, वहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन है उसको भी एक बड़ी सफलता इसमें कहा जा सकता है। नीरज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ईडी की कार्रवाई लगातार चल रही है, क्या जानकारी इस बारे में है? देखिए, बिल्कुल आज सुबह से ही ईडी की कार्रवाई शुरू हुई है। आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के यहाँ प्रवर्तन निदेशालय की टीम पहुंची है। 12 जगह छापेमारी की कार्रवाई अभी भी चल रही है जिसमें मुख्यमंत्री दिल्ली के जो निजी सचिव हैं उनके यहाँ पर भी जो ईडी है वो पहुंची है और तमाम जो कागजात हैं वो खंगालने की जो कोशिश है वो लगातार ईडी कर रही है। आरोप ये है कि जल बोर्ड में एक बड़ा घोटाला हुआ था। कई सारी कंपनियों को टेंडर दिए गए और बिना कागजी कार्रवाई के उन टेंडरों को दूसरी निजी लोगों को सौंपा गया और उन कंपनियों को सौंपा गया जिन कंपनियों के ऊपर ये आरोप था कि वो तमाम तरह की औपचारिकताएं नहीं पूरी कर सकती थी। इसके साथ साथ ही उन कंपनियों ने उन टेंडरों को ये कह सकते हैं कि उप टेंडरों में तब्दील कर दिया और बड़े पैमाने पर जो पैसा है वो अपने खाते में पहुंचाया। इस सिलसिले को लेकर अगर हम देखें तो पिछले साल इसमें 2 गिरफ्तारियां भी हुई थी। दिल्ली के जो चीफ जो अभियंता हैं, मुख्य अभियंता हैं, उनको भी जो गिरफ्तार है वो विजिलेंस डिपार्टमेंट ने किया था। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने ठेका देकर बड़े पैमाने पर पैसा है वो लिया था। आम आदमी पार्टी के कई नेता इसमें शामिल हैं और खासतौर से जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव हैं वो कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको जल बोर्ड का जो मकान है वो दिया गया। और इसके अलावा कई सारे जो मीटर, खासतौर से जब जल बोर्ड में मीटरों की जो सप्लाई की जाती है उसको लेकर जो टेंडर दिया गया उसमें 38 करोड़ से ज़्यादा का जो घोटाला है वो निकलकर सामने आया। तो कह सकते हैं कि एक बड़ा घोटाला है और जिसमें ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। आम आदमी पार्टी अब कई तरह से घिरती हुई प्रतीत हो रही है, चाहे शराब नीति हो या डीटीसी का घोटाला हो। इसके अलावा आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो चिकित्सा क्षेत्र में नकली दवाइयां दी गई उसमें एक बड़ा घोटाला हुआ है। तो कई तरह के आरोप लग रहे हैं, लेकिन इस समय जल बोर्ड में जो करप्शन हुआ है उसको लेकर ईडी कार्रवाई कर रही है। जी, करप्शन को लेकर आम आदमी पार्टी पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आप नजर बनाए रखें नीरज। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और मिड डे प्राइम में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए टीजी न्यूज। बोला कौन है? मैं पर हुआ क्या? बिजली का बिल नहीं भरा और पूछता है हुआ क्या? जल्दी से ऐप डाउनलोड कर। बिल तो भर दिया था, फिर डर क्यों रहे हो? हाँ, नकली चाकू, नकली बिल। यूपीआई कहता है कोई भी अनजान ऐप डाउनलोड ना करें, अपने पैसे का ख्याल खुद रखें। चलिए, आपको पनवेल नहीं जाना है? पनवेल? हाँ, निकलिए। सही बोला। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाओ। अरे भाई, तुम्हें तो बहुत खांसी आ रही है। चलो, पास में ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, दिखा दूं। जांच और उपचार दोनों मुफ्त हो जाएगा। और अगर कुछ बड़ा निकल गया तो आयुष्मान कार्ड है ना, 5 लाख तक मुफ्त उपचार कहीं भी कभी भी। मोदी जी की गारंटी है ये। तेरे पापा मेरे सामने ही बनवाए थे कार्ड। और बताऊं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुलवाकर महंगी दवाइयों से मुक्ति दिला दी है हम सबको। यहाँ दवाइयाँ सस्ती और अच्छी मिलती हैं। ये तो जानता हूँ,
पापा भी वहीं से दवाई लेते हैं। देखा, सबको उत्तम स्वास्थ्य सेवा सुविधा देने की मोदी जी की गारंटी। करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं, आओ हम भी लें। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। महंगे इलाज की छुट्टी, मोदी की गारंटी। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 5 सालों में 13 करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प विकसित भारत। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब देखते हैं खबरें अर्थ जगत से जुड़ी हुई। ग्लोबल रेटिंग्स S&P ने 2024 में एशिया की अर्थव्यवस्थाओं में चुनाव और सॉवरेन रेटिंग के मसलों पर एक रिपोर्ट की है। रिपोर्ट में S&P ग्लोबल का कहना है कि अगर आम चुनावों के बाद अगली सरकार देश के चालू खाते के घाटे को बढ़ाए बगैर बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में धन लगाती है तो राजकोषीय घाटे को काफ़ी कम रखती है तो भारत की सॉवरेन रेटिंग मजबूत हो सकती है। S&P का कहना है कि भारत पर हमारी सॉवरेन रेटिंग अभी औसत से ऊपर चल रही है। आर्थिक वृद्धि और बाहरी गणित पर निर्भर होगा। अगली सरकार की सफलता चालू खाते के घाटे को काबू में रखते हुए बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश पर निर्भर होगी। भारत में आम चुनाव इस साल अप्रैल-मई में हो सकते हैं। S&P ग्लोबल ने रिपोर्ट में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 1 दशक के शासन के बाद अगर सत्तासीन गठबंधन बदलता है तो नीतिगत अनिश्चितता आ सकती है। और अब नजर डाल लेते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित हुई खाद्य प्राधिकरण की 43वीं बैठक में खाद्य सुरक्षा और मानक नियमों को सरल और कारगर बनाने के संशोधनों को मंजूरी दी गई। संशोधनों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद खाद्य उत्पादों के लिए केवल FSSAI प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। बैठक में खाद्य उत्पादों की नियामक स्वीकृति सुनिश्चित करने के लिए विश्लेषण के तरीकों की अपनी तरह की पहली और विस्तृत नियमावली को भी मंजूरी दी गई। देश का कोयला उत्पादन जनवरी में सालाना आधार पर 10.3% बढ़कर 9.97 करोड़ टन हो गया। एक साल पहले इसी अवधि में भारत का कोयला उत्पादन 9.04 करोड़ टन था। कोयला मंत्रालय ने बयान में कहा कि चालू वित्त वर्ष में अप्रैल जनवरी के दौरान कोयला उत्पादन सालाना आधार पर 69.89 करोड़ टन से बढ़कर 78.41 करोड़ टन हो गया है। इस साल जनवरी में देश की कोयला आपूर्ति सालाना आधार पर 8.2 करोड़ टन से बढ़कर 8.73 करोड़ टन हो गई। सार्वजनिक क्षेत्र की 3 तेल विपणन कंपनियों इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों यानी अप्रैल-दिसंबर 2023 के दौरान 69,000 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। वहीं ऊर्जा परिवहन पर नजर रखने वाली कंपनी वर्टेक्सा के डेटा के मुताबिक जनवरी में भारत ने रूस से हर रोज 12 लाख बैरल तेल का आयात किया है। अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने देश में LNG पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए दुनिया की अग्रणी क्रायोजेनिक तरल भंडारण कंपनी आइनॉक्स के साथ समझौता किया है। समझौते के तहत ATGL और आइनॉक्स मिलकर LNG पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए संभावित सहयोग के अवसरों की पहचान करेगी। इसके अलावा LNG और LCNG उपकरण और सेवाओं की डिलीवरी के लिए एक दूसरे को पारस्परिक रूप से पसंदीदा भागीदार का दर्जा देंगी। और अब खबरें देख लेते हैं खेल जगत से। खेल की खबरों के साथ सुचित्रा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुचित्रा, क्या कुछ खास खेल की खबरों में आज?
शुक्रिया रमा। सबसे पहले बात करते हैं अंडर 19 वर्ल्ड कप की। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने हैं। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। ताज़ा समाचार मिलने तक दक्षिण अफ्रीका ने बिना किसी नुकसान के 13 रन बना लिए हैं। इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया का अब तक का सफर शानदार रहा है। भारतीय टीम ने इस संस्करण में अब तक अजेय रहते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई है। वहीं मेजबान दक्षिण अफ्रीका को ग्रुप दौर में केवल एक हार झेलनी पड़ी। ऐसे में दोनों टीमों के बीच आज ये रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है। और बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप के पहले संस्करण का उद्घाटन आज केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया। पहली बार आयोजित हो रहे इस प्रतियोगिता का उद्घाटन केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एक रंगारंग कार्यक्रम के दौरान किया। दिल्ली के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स में इसके जो मुकाबले हैं वो आयोजित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री के साथ नेपाल के खेल मंत्री दिग बहादुर लिम्बू के साथ अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि दुनिया के 25% आबादी वाले बिम्स्टेक क्षेत्र के युवा इस चैंपियनशिप के जरिए सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से जुड़ेंगे। सतीश कुमार करुणाकरन और आद्या वारियात की जोड़ी ने 32वें ईरान फजर अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज टूर्नामेंट में मिश्रित युगल खिताब जीत लिया। दोनों ने अनुभवी भारतीय जोड़ी एन सिक्की रेड्डी और बी सुमित रेड्डी को 22-20, 21-14 से खिताबी मुकाबले में पराजित किया। वहीं भारत के साई प्रतीक और कृष्ण प्रसाद की जोड़ी ने पुरुष युगल खिताब पर कब्जा जमाने में सफलता हासिल की। भारतीय जोड़ी ने फाइनल मुकाबले में मैक्सिको के जॉक कैस्टिलो और लुइस अर्मांडो मोन्टोया को 21-18, 21-19 से पराजित किया। बात करते हैं फुटबॉल की। प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ब्रेंटफोर्ड को 3-1 से हरा दिया। सोमवार देर रात खेले गए इस मैच में मैनयू की ओर से आक्रामक खेल देखने को मिला। इस मैच के हीरो फिल फॉडेन रहे जिन्होंने मैन सिटी के लिए 3 गोल दागे। ब्रेंटफोर्ड की ओर से एकमात्र गोल 21वें मिनट में हुआ। तो खेल की खबरों में फिलहाल इतना ही। वापस चलते हैं रमा के पास। बहुत शुक्रिया सुचित्रा तमाम खबरों के लिए। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय कैंसर से पीड़ित हैं। कैंसर का पता प्रोस्टेट ग्रंथि की समस्या की जांच के दौरान चला। हालांकि उनका कैंसर मस्तिष्क से संबंधित नहीं है। बकिंघम पैलेस ने कल बयान जारी कर कहा कि किंग चार्ल्स ने अपने सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया है। शाही परिवार के प्रवक्ता ने बताया कि किंग चार्ल्स पूरी तरह से सकारात्मक हैं और जल्द से जल्द अपने राजकीय कामकाज दोबारा शुरू करेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने किंग चार्ल्स के जल्द स्वस्थ हो जाने की कामना की है। इसके अलावा कई विश्व नेताओं ने किंग के जल्दी स्वस्थ होने की कामना की है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप समेत कई नेता शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के किंग चार्ल्स के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, मैं भारत के लोगों के साथ मिलकर महामहिम किंग चार्ल्स तृतीय के शीघ्र स्वस्थ होने और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।